नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण निबंध उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि और संसाधन प्रबंधन की चुनौतियां। चूंकि डेट आ गई है, आरओ की डेट आ गई है, आपके एआरओ की डेट आ गई है, तो हमारे लिए अब ये निबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें हम पूरा निबंध उसी प्रारूप में पढ़ने वाले हैं जो हमारी परीक्षा में आता है। पूरी क्लास हम अंत तक देखेंगे जिससे कि हमारा एक साथ में टॉपिक कवर हो जाए और चीज़ें अच्छे से हमारी समझ में आ जाएं। निबंध चूंकि जो होता है वह हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके नंबर हमेशा कहीं ना कहीं से हमारी मेरिट बनाने में काम आते हैं। इससे पहले हमने आपको आरओ के लिए अच्छी खासी एक पूरी सीरीज कराई है, यूपीएससी के स्तर की हमने सीरीज कराई है। आप उन सबको भी देख सकते हैं जिससे कि आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। निबंध लिखने में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, जिन मानकों का हम ध्यान रखते हैं और हमारा निबंध बेहतर हो जाता है। प्रारूप कैसे होना चाहिए, आपका जो निबंध का प्रारूप होगा वो कैसा होना चाहिए, आपके निबंध की जो व्याख्या होगी वह कैसे होगी। सब कहते हैं कि प्रभावशाली निबंध लिखें। प्रभावशाली निबंध क्या होता है यह तो समझना पड़ेगा ना। तो यह इसमें जो हमारी समय शब्द सीमा है लगभग 600 शब्द की होने वाली है, जो आपकी अब परीक्षा में पूछी जाती है। आप क्लास में पूरा बने रहिएगा, धीरे धीरे हम निबंध ये अपना तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि और संसाधन प्रबंधन की चुनौतियां। यानी यह जो टॉपिक है जनसंख्या से संबंधित है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित है कि यदि वृद्धि हो रही है तो किस प्रकार संसाधन को वह प्रभावित कर रही है। संसाधन प्रबंधन जो हमारा है वह किस प्रकार से प्रभावित होता है, इस पर बात करनी रहेगी। कुल मिला के यदि हम कहें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पर बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के संसाधनों पर बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रबंधन है या संसाधन प्रबंधन है उस पर किस प्रकार से इसका दबाव है, इस पर बात कर लेते हैं तो हमारा यह निबंध पूरा हो जाएगा। निबंध को लिखने से पहले हम एक रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा हमें मदद करती है यह बताने में कि हमारा निबंध कैसा होना चाहिए और उस निबंध में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। जब हमारी रूपरेखा बन जाती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस निबंध को पूरा करना। फिर बाद में हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम क्या लिखें अब क्या ना लिखें। 3 भाग में हम निबंध लिखेंगे। भूमिका यानी प्रस्तावना जिसको आप कहते हैं, फिर हम मुख्य भाग में आएंगे, इसके बाद हम निष्कर्ष में आएंगे। भूमिका या प्रस्तावना जो हमारी होती है वो कैसी होनी चाहिए। प्रस्तावना हमारी होनी चाहिए लगभग 100 शब्दों में, जो निबंध को इस टॉपिक को बता देगी, यानी एक छोटा सा विश्लेषण निबंध के बारे में कर देगी और हमारा निबंध वहां से पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम अगले खंड पर आएंगे। अगले खंड पर जब आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, मुख्य भाग। मुख्य भाग में हमारा पूरा निबंध रहने वाला होता है, यानी उस निबंध से संबंधित जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वह हमारे मुख्य भाग में ही आती हैं। चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, चाहे हम उसमें लाभ की बात करें या हानि की बात करें, वो सब चीज़ें हमारे किस में आएंगी, मुख्य भाग में ही आएंगी। मुख्य भाग हमारा पैराग्राफ में लिखा जाएगा। पैराग्राफ के बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा एक अंतर संबंध दिखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केवल लिखते जा रहे हैं और उसका कोई आपस में संबंध नहीं है। हमारी जो सूक्तियां रहेंगी वो लिमिटेड होनी चाहिए, यानी आवश्यक सूक्तियां होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हम बिना मतलब की सूक्तियों का प्रयोग कर रहे हों। तो इस प्रकार हम इस निबंध को पूरा करने वाले हैं। आइए हम धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं और हम अपना निबंध पूरा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका कि इसकी क्या भूमिका बनेगी। तो इसमें हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि पर संसाधन असंतुलन का परिचय, इस पर हम बात करेंगे। यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और किस प्रकार से संसाधन असंतुलन है उसके बारे में हम बात करने वाले होंगे। इसके बाद हम आएंगे मुख्य भाग में। जब हम मुख्य भाग में आएंगे तो वहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की स्थिति की और क्या उसका परिदृश्य है, यानी हम इसमें पूरा तथ्यों पर बात करेंगे। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए जो हम निबंध में तथ्य प्रयोग कर रहे हैं वह हमेशा सही हो। गलत फैक्ट नहीं प्रयोग करेंगे, आंकड़े गलत नहीं देंगे, क्योंकि गलत आंकड़े आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। आप जितना भी लिखते हैं अच्छे से लिखते हैं, उस चीज़ को आपके गलत आंकड़े बर्बाद कर देते हैं। इसमें हम घनत्व पर बात करेंगे, वृद्धि दर पर बात करेंगे, यह बात करेंगे कि प्रारंभ से ही ऐसी
स्थिति है या जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या होते हैं। जैसे सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, शैक्षिक कारण है, धार्मिक पहलू है। क्या ऐसे कारण हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है? यह भी हमारे मुख्य भाग का हिस्सा रहने वाला है। संसाधनों पर बढ़ता दबाव देखेंगे। भाई जैसे कोई एक क्षेत्र है जहाँ पहले 10 लोग रहते थे, अब वहाँ पर 100 लोग रहने आ गए, तो कहीं न कहीं से दिक्कत तो खड़ी हो जाएगी। अब इन 100 लोगों को व्यवस्था कहाँ से मिलेगी? इसकी बात करेंगे। भूमि है, जल है, ऊर्जा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, इन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसको ध्यान देंगे। इसमें हम आगे फिर बात करेंगे प्रशासनिक और पर्यावरणीय चुनौतियों की, जैसे अव्यवस्थित शहरीकरण है, प्रदूषण, जल संकट है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। फिर हम इसमें आगे बात करेंगे सरकारी प्रयास की, कि क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से मिशन चलाए गए या योजनाएं चलाई गई हैं। फिर हम समाधान की बात करेंगे, जैसे शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण है, नीतिगत सुधार हैं, इनकी बात करेंगे। अंत में हम निष्कर्ष निकाल देंगे। निष्कर्ष हमारा पूरे मुख्य भाग का निचोड़ रहता है। मुख्य भाग का जो निचोड़ है वह आपका निष्कर्ष होगा। इस प्रकार हम यह निबंध अपना 600 शब्द में पूरा करेंगे। अब एक चीज और देखते हैं, भाई इस निबंध में कैसे हमारा प्रारूप अच्छा हो, भाषा कहाँ से अच्छी हो। होता क्या है, जब आप लिखने चलते हैं तो 10, 20, 50 शब्द तो आप अच्छे से लिख डालते हो। इसके ऊपर जब बात चलती है, पहुंचती है, तो आपके समझ नहीं आता कि अब क्या लिखें, कैसे लिखें। तो उसके लिए पूरा निबंध हम नीचे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस निबंध को आपको पूरा पढ़ते जाना है, प्रारूप समझना है कि प्रभावशाली भाषा जो सब कहते हैं प्रभावी होनी चाहिए, कैसी होती है। देखो निबंध वही अच्छा है जो पढ़ने में अच्छा लगे और जिसको पढ़ने का परीक्षक का मन करे। आप इसमें कुछ भी लिखते रहोगे, बिना तर्क की बातें लिखोगे तो नहीं पढ़ने वाला है एग्जामिनर। इसलिए आपको ये थोड़ा समझना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि और संसाधन प्रबंधन की चुनौतियां, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम सूक्ति का प्रयोग करेंगे, तो जनसंख्या जब सीमा पार करती है तो संसाधन बोझ बन जाते हैं। हमेशा जब ऐसी बातें लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, अनावश्यक सूक्तियां नहीं लिखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसी सूक्ति लिख रहे हैं जो हमें लगे कि हाँ चलो इतनी सूक्तियां लिख दिया और वो हमारे निबंध से कुछ मतलब नहीं रख रही हैं। तो अनावश्यक सूक्तियां नहीं लिखनी है। अब हम बात करते हैं भूमिका की। जनसंख्या किसी भी राज्य की शक्ति होती है, परंतु जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही शक्ति संकट बन जाती है। उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, आज जनसंख्या वृद्धि और सीमित संसाधनों के प्रबंधन की दोहरी चुनौती झेल रहा है। मतलब क्या है, देखिए जनसंख्या शक्ति तो है भाई, जब किसी भी राज्य में कार्यशील जनसंख्या अधिक हो जाए तो उस राज्य की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हमने मौर्य पढ़ाया, गुप्त पढ़ाया। लेकिन क्या है, यदि वो अति हो जाए तो कहीं ना कहीं से वही संकट बनने लगती है। संसाधन स्थिर हैं पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे असंतुलन और विकास अवरोध की स्थिति बनी हुई है। मतलब क्या है, जैसे संसाधन तो हमेशा सीमित रहते हैं भाई, संसाधन तो असीमित नहीं है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ सकती है। वो बढ़ रही है, 10 से 20 हो रही है, 20 से, और जनसंख्या गुणक में बढ़ रही है। जनसंख्या जुड़ के नहीं बढ़ रही कि एक एक जोड़ के दो नहीं कर रहे हैं, हम दो गुणे दो चार कर रहे हैं, फिर गुणे दो कर रहे हैं, ऐसे बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। इसमें हम कुछ तथ्यों की बात करेंगे। आप पहले वाले निबंध भी जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपके पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हों। पहले वाले निबंधों में हमने प्रॉपर फैक्ट आपके कराए हैं, उनमें शब्द सीमा थोड़ी ज़्यादा थी, जिससे कि आप अभ्यास करें और अच्छे से सीख पाएँ, ऐसा उद्देश्य वहाँ पर हमारा रहा था। तो भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का लगभग 17% योगदान है। 2021 के अनुमान के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 24 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय औसत से यह कहीं ऊपर है। मतलब देखो, ये जो 17% की बात है, ये हो सकता है 16.5 हो, 16.6 हो, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर लगभग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर 2021 के अनुसार जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे 24 करोड़ तक थी, अब डाटा तो पहले आया था, अगली जनसंख्या आने वाली है, तो इसमें हम वही चीज़ें प्रयोग करेंगे तर्क संगत जो होंगी। मतलब ऐसी चीजें हम नहीं प्रयोग करेंगे जो बिल्कुल इस संबंध से, परिप्रेक्ष्य से जुड़ती मिलती ना हो। फिर हम राज्य विश्व के कुछ देशों की जनसंख्या से भी अधिक जनसंख्या वाला है। यानी उत्तर प्रदेश जो वास्तव में जो इसकी स्थिति है, वो कई देश ऐसे हैं जिनसे कहीं ज्यादा जनसंख्या है।
फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण पे बात करते हैं। कारण क्या होने चाहिए या क्या होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के अनेक सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। ग्रामीण अंचलों में अभी भी बड़े परिवार को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। देखो गाँव में क्या होता है, कहते हैं कि भाई जितने ज़्यादा लोग हैं उतने हम समर्थ हैं, उतने सामर्थ्यवान हैं, ऐसे करके बहुत ज़्यादा बोला जाता है और भाषा प्रयोग की जाती है। इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ती है। कहा जाता है उनके परिवार में 50 वोट है। अब गाँव में पता है, एक बात आपको पता होगी कि गाँव में आदमी को आदमी नहीं मानते, उसको वोट मानते हैं। कहते हैं उनके घर में 50 वोट है, वो जिधर चाहे उसकी सरकार बना दें, जिसको चाहे उसको प्रधान बना दें। आपके गाँव में भी होता होगा। तो मान लेते हैं इस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा का अभाव, बाल विवाह और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जनसंख्या नियंत्रण में बाधक होती है। साथ ही सामाजिक चेतना का अभाव और पारंपरिक सोच इस प्रवृत्ति को बनाए रखती है। एक बात बता दें आपको, जैसे हमने यहाँ लिखा जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो यह हेडिंग नहीं है। हम इसमें ये बताने के लिए इसको यहाँ पर लिखा कि इस पैराग्राफ में हम ये बात करने वाले हैं। ऐसे जो भी हम बात करेंगे पैराग्राफ पैराग्राफ के हिसाब से करेंगे। आपको ऐसे कोई हेडिंग नहीं डालनी है। आपको जैसे एक आपने यहाँ पर लिख लिया पूरा पूरा, अब यहाँ से फिर से शुरू कर देंगे थोड़ी लाइन गैप करके, अगले पैराग्राफ पर आएंगे फिर से शुरू कर देंगे ऐसे गैप करके। तो ये हम लिखते रहेंगे। उसमें एक सूचना देते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे हम आपको निबंध लिखना सिखा रहे हैं, जैसे अपनी मेंस की आंसर राइटिंग भी चलती है, आप उसको भी जरूर देखा करिए यदि अब तक आपने नहीं देखा है। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको सारी चीजें मिलती रहें। अब हम देखते हैं संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने से भूमि पर अत्यधिक दबाव है, भूमि पर सबसे ज्यादा है। एक गांव है जिसमें 100 लोग संपन्नता से रह रहे हैं, अपनी अपनी खेती कर रहे हैं। उस गांव में 1000 लोग हो गए। क्या अब वही संपन्नता बनी रहेगी? क्या खेती में बंटवारे नहीं होंगे? क्या इन खंड नहीं बनेंगे इसमें? और यदि वो खंड बनते हैं तो उतने लोगों को अलग अलग संसाधन नहीं चाहिए होंगे। पहले ये खेत मान लेते हैं 100 कुंटल कुछ पैदा करता था, धान पैदा करता था। फिर अब ये अलग अलग खंड है, अलग अलग श्रम क्षमता हो गई, अलग अलग उसका उत्पादन हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं होगा? उनको रहने की बराबर जगह घर नहीं चाहिए होगी। पहले एक घर में सब लोग रहते थे, अब अलग अलग घर में रह रहे हैं। तो उनको उतनी ज्यादा जगह उनके जीवन यापन के लिए चाहिए होगी। यानी सबसे पहला जो दबाव आएगा वो भूमि पर आएगा। भूमि कैसी हो गई? टुकड़ों में बट गई है। जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिसके कारण भूजल स्तर गिरता जा रहा है। हो सकता है आपको लगता हो कि क्या मेरे पानी पीने से पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सच है। हम सब लोग मिलकर जो पी रहे हैं उसको हम खत्म करने पर लगे हुए हैं। ऊर्जा की मांग बढ़ रही है किंतु उत्पादन सीमित है। स्वास्थ्य सेवाएं और आवास व्यवस्था जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे। प्रशासनिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों की बात लिखेंगे। जो ऊपर हमने रूपरेखा बनाई थी, याद होगा आपको, हम उस रूपरेखा के अनुसार ही चलते चलेंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा अलग से इसमें श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण अनियोजित हो गया है। शहरों में झुग्गी बस्तियां बढ़ रही हैं। यातायात और प्रदूषण संकट गहरा है रहा है। कृषि क्षेत्र में जल की कमी और उर्वर भूमि की घटती गुणवत्ता से भी उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। वन क्षेत्र और जैव विविधता पर भी जनसंख्या का दबाव दिखाई देता है। तो इसमें क्या एक समस्या आ रही है, आप एक चीज ये देखो, तेजी से जैसे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो शहरीकरण अनियोजित होगा। शहर में भी कोई बहुत जगह थोड़ा है। आप एक चीज देखो, अगर आप लखनऊ की बात करोगे तो कभी लखनऊ बोलते थे, जो मुख्य मुख्य भाग था उसको लखनऊ बोलते थे। आज तो पता ही नहीं, कानपुर से लखनऊ शुरू होता है, उधर सीतापुर से लखनऊ शुरू हो जाता है, उधर इधर रायबरेली से लखनऊ शुरू हो जाता है, यानी सब लखनऊ है, बाराबंकी से लखनऊ शुरू हो जाता है। यदि आप उस क्षेत्र को देखोगे तो इसका मतलब धीरे धीरे वो जो गांव थे, ऐसा थोड़ा है कि वहां पर जो सीतापुर के बगल में क्षेत्र था वो शहर था, या बाराबंकी के बगल में जो शहर था वो गांव था। लेकिन शहरीकरण इतना हुआ कि धीरे धीरे वो गांव भी शहर में तब्दील होने लगे। और वहां पर गरीबी तो बढ़ती है भाई, झुग्गी बस्तियां बढ़ रही हैं, यातायात प्रदूषण बढ़ रहा है। तब शहर जाता था एक आदमी काम से, अब शहर हर आदमी उधर घूम रहा है। कृषि क्षेत्र में जल की कमी है, उर्वर भूमि की घटती गुणवत्ता से उत्पादन की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वन क्षेत्र और जैव विविधता पर भी जनसंख्या का दबाव दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे सरकारी प्रयास क्या है, मतलब सरकार ने क्या पहलें इसके लिए लगाई हैं, क्या ऐसे सरकार प्रयास कर रही है।
तो उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में जनसंख्या नीति 2021 से 30 लागू की है, जिसमें 2 बच्चे का संकल्प, महिला शिक्षा और परिवार नियोजन संसाधनों की उपलब्धता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आशा कार्यकर्ता योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देखो सरकार क्या कर सकती है भाई, सरकार आपको सुझाव दे सकती है, सरकार आपके लिए सुझाव देगी, ऐसे नियम ला सकती है, ऐसे चीजें ला सकती हैं जिससे कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत चीजें सुधर जाएं। करना तो आपको ही है, सरकार ना जनसंख्या बढ़ाने आती है ना घटाने आती है। भाई मान लेते हैं सरकार, पीछे से थोड़ी आवाज आ रही होगी उसको इग्नोर करिएगा, सबकी अपने जीवन यापन है, सबका जीवन वैसा है, तो वो भी अपना काम करते हैं। इसमें क्या है, अब जैसे सरकार मिशन चला दी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चला दी, आशा कार्यकर्ता योजना, यानी इसमें आशा बहनें जो होती हैं वो घर घर जाकर जागरूकता फैलाती हैं। तो किसी की जागरूकता फैलाने से बेहतर है खुद भी उस बारे में थोड़ा हमें विचार करना पड़ेगा। फिर भी नीति समाज के समन्वय की कमी से परिणाम सीमित हैं। मतलब देखो कितना भी बेहतर चीजें हो जाएं लेकिन परिणाम तभी मिलेंगे जब हम, यानी समाज जो है जागरूक होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, समाधान क्या हो सकते हैं और आगे की राह क्या हो सकती है। ये जो आप समाधान देंगे ना, ये समाधान आपके कैसे होने चाहिए, एक अधिकारी स्तर के होने चाहिए, यानी एक यूपी पीसीएस का अधिकारी दे रहा है, बीपीएससी का अधिकारी समाधान दे रहा है, या यूपीएससी का अधिकारी समाधान दे रहा है। आपके समाधानों में वो आपकी बात झलकनी चाहिए, क्योंकि निबंध लिखवाने का उद्देश्य ही यही है कि आपकी सोचने की क्षमता वो देखना चाहते हैं। तो क्या होंगे समाधान। संतुलित विकास के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण को सामाजिक आंदोलन बनाया जाए, महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, परिवार नियोजन साधनों की सुलभता सुनिश्चित की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सृजन जैसे है पलायन को रोका जाए। अगर गांव से लोग शहर जाना कम कर दें तो पलायन रुकेगा, और पलायन रुक जाएगा तो अपने आप उसी गांव का विकास होने लगेगा। भाई फिर आदमी जहां होगा वहीं पर तो अपनी रोजी रोटी सोचेगा और विकास के बारे में विचार करेगा। साथ ही जल संरक्षण, भूमि सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। जैसे निबंध हमारा पूरा हो गया, अब निष्कर्ष की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि वरदान तभी बन सकती है जब संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए। यदि नियंत्रण नहीं हुआ तो यह विकास की सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। उत्तर प्रदेश को जनसंख्या से शक्ति की दिशा में ले जाने के लिए शिक्षित समाज, जागरूक नागरिक और दूरदर्शी नीति की आवश्यकता है। हमेशा जो हमारा अंत होगा, निष्कर्ष जो होगा वो सकारात्मक होना चाहिए, कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और उससे चीजें अच्छी होंगी। सूक्त प्रयोग यहां कर सकते हैं, संयम ही समृद्धि का मूल है और नियंत्रण ही विकास का साधन। इस प्रकार आपका यह निबंध पूरा होता है। अब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस जब करेंगे तभी निबंध अच्छा आप लिख पाएंगे, क्योंकि निबंध कभी रटा नहीं जा सकता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और लोगों में शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए कंप्यूटर जो आप में आता है RO में, उसका कंप्यूटर के लिए भी हमने अलग से क्लास बना ली है। जल्दी ही हम आपको वो भी पढ़ाएंगे जिससे कि आपका वो खंड भी अच्छे से तैयार हो जाए। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।